पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्यों स्टार्ट हुई, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट गवर्न करता है। ये मोटा माटी बातें लगभग लगभग हर उस बच्चे को पता है जिसने 11th और 12th अच्छे से पढ़ा हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। ठीक, एक दो क्वेश्चंस कल के फिर आज की बात शुरू करेंगे। देखिए, कल हमने जो पूरा टॉपिक कवर किया उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस बनने का तो कोई स्कोप है नहीं। छोटा मोटा क्वेश्चन ये बन सकता है कि पार्टनरशिप को गवर्न करने वाले एक्ट को क्या कहते हैं। अरे ये तो आपने ईयर बताई, एक्ट का नाम बताएं। पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। ठीक है, अच्छा, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आने से पहले एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करूं, पार्टनरशिप एक्ट कब आया? तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री में पीछे चलते हैं। 1927 की बात है, 1927 में। इस समय पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता था? कॉन्ट्रैक्ट। ये पॉइंट क्लियर है। अगर 1932 से पहले की मैं बात करूं तो 1932 से पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करता था 1873, और 1932 के बाद पार्टनरशिप एक्ट गवर्न करता है 1900। ये सबको क्लियर था कल की क्लास में? यहाँ तक सारी बातें हो चुकी थी, डेफिनेशन सारी हो चुकी थी। आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें नोट करनी है पार्टनरशिप के बारे में। देखिएगा, मैंने पहले ही कहा था, बाकी जो दो टॉपिक्स हमने पढ़े सोल प्रोप्राइटर और बाकी वाले, वो इजी थे। ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, इसको ढंग से समझना। तो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग डालो एक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन सा बेटा? हाँ, मैंने क्वेश्चन कौन सा दिया था? ठीक है, क्लास के बाद में बात कर लेंगे इस क्वेश्चन पे ना। करके लाए हो? ठीक, आज भी दूंगा एक क्वेश्चन। चलिए, देखो, ये क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम चैनल। आप उस पर पोस्ट कर, बिल्कुल। आपको क्लास में कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आप शाम को 6 से लेकर 9 बजे के बीच में अपना अपना आंसर टेलीग्राम पे डाल सकते हो। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बाकी जब आप लोग पढ़ेंगे उसको तो थोड़ा सा एक एडिशनल नॉलेज मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमें दो चीजें समझनी है। एक वर्ड है आपका फर्म, हिंदी में भी फर्म ही कहते हैं, अंग्रेजी में भी फर्म ही कहते हैं। फर्म क्या होती है? एक तरफ हमने लिया फर्म और एक तरफ हमने लिया पार्टनर। ठीक, क्या है, क्या फर्क है दोनों में? क्वेश्चन क्या है भाई? ठीक है बेटा, मैं ऐड कर लूंगा आपको। देखो, फर्म मतलब वो बिजनेस जो पार्टनर्स मिलकर करते हैं, यानी उस बिजनेस का नाम फर्म। और पार्टनर्स मतलब उस फर्म के जो हिस्सेदार, जो मेंबर्स होते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? पार्टनर्स कह देते हैं। लिखो, नोट करना शुरू करो, एक नोट डालें और नोट में लिखना शुरू करें। द मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पहले इंग्लिश में लिखें। द मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, द मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म are individually known as partners. The members of the partnership firm are individually known as partners. नहीं लिखवाया था मैंने कल, नहीं है, पीछे नहीं है, लिखो। The members of a partnership firm are individually known as partners. हिंदी में लिखें, साझेदारी फर्म के, साझेदारी फर्म के सदस्य
क्या कहलाते हैं? साझेदार कहलाते हैं, साझेदार। और इनको भागीदार भी कह सकते हो, कई जगह भागीदार शब्द भी आता है। साझेदार या भागीदार कहलाती, ठीक है। तो आपका जो पार्टनरशिप फर्म है उसके जो मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को आप क्या कहोगे सर? पार्टनर्स कहोगे। हिंदी में साझेदार शब्द भी यूज कर सकते हो और भागीदार शब्द भी यूज कर सकते हो, दोनों ही शब्द यूज किए जा सकते हैं। अच्छा, फर्म किसे कहोगे सर? तो फर्म में लिखना, पहले हिंदी वाले लिख लो। साझेदारों द्वारा, साझेदारों द्वारा चलाए जाने वाले, चलाए जाने वाले व्यापार को, व्यापार को क्या कहते हैं? साझेदारी फर्म कहते हैं, साझेदारी फर्म कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखें, द बिजनेस, द बिजनेस organized by the business organized by the partners is known as partnership firm। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए, यानी पार्टनर किसको कहेंगे और पार्टनरशिप फर्म किसको कहेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा मैं इससे बाहर जाकर एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, वो भी हमें पता होना चाहिए। फर्म क्या होती है? ये तो हमने कहा कि जो बिजनेस पार्टनर्स चलाते हैं उसको हमने क्या नाम दिया? फर्म। वैसे आप लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में भी आप लोग बहुत बार एक शब्द यूज लेते हो फर्म, एक शब्द यूज लेते हो इंडस्ट्री, उद्योग, उद्योग शब्द यूज में लेते हो। अंग्रेजी मीडियम इंडस्ट्री, कौन कौन है इंग्लिश मीडियम? इंडस्ट्री क्या होती है जी? इंडस्ट्री जहां पर कोई चीज बनाई जाती है। एनीवन एल्स? इंडस्ट्री या उद्योग किसको कहते हैं? जैसे मैंने ये शब्द लिया व्यापार या व्यवसाय, उद्योग क्या होता है? इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री उद्योग। ठीक है सर, उद्योग क्या होता है? निर्मित माल बनाना, ठीक बात, ये तो उत्पादन होता है सर। उद्योग, हालांकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा हूं, लेकिन इस चीज को भी समझने की कोशिश करना। उद्योग होता है, लिखना चाहो तो लिख लो, काम आ जाएगा आगे, इसमें नहीं है लेकिन अलग से लिख लो, है ना, कहीं भी लिख लो साइड में, काम आ जाएगा आगे। शब्द लिखिए उद्योग, और इंग्लिश में क्या कहूं? इंडस्ट्री। लिखिए, पहले अंग्रेजी में लिखिए, ग्रुप ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। इंग्लिश वाले तो ये लिख लो, ग्रुप्स ऑफ फॉर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, यही होता है इंडस्ट्री। याद आ रहा है कुछ? और हिंदी वाले लिखो, समान उत्पाद बनाने वाली फर्मों का समूह, समान उत्पाद बनाने वाली फर्मों का समूह। देखो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम में। समान उत्पाद बनाने वाली फर्मों का समूह ही क्या कहलाता है? इंडस्ट्री कहलाता है।
जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग। अब कपड़ा उद्योग में जितनी भी फर्में हैं वो सब क्या बना रही हैं? कपड़ा ही बना रही। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियों का जो उद्योग है, तो उसमें जितनी भी फर्में शामिल है वो क्या बना रही? गाड़ियां बना रही। अच्छा, तो ये हो गया ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो फर्म का मतलब क्या हो गया? अ सिंगल यूनिट ऑफ द इंडस्ट्री। अब इसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने साझेदारी फर्म में क्या लिखा? एक सिंगल व्यापार। ये फर्म, जब ऐसी सिमिलर प्रोडक्शन करने वाली फर्म्स को हम कलेक्टिवली लेते हैं एक जगह, तो उद्योग या फिर इंडस्ट्री कह देते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सबको अच्छे से? ठीक। तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले दो नाम लिखे, एक तो पार्टनर क्या होता है और एक फर्म क्या होती है। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमें अगला पॉइंट लिखना है सर, नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगला पॉइंट डालिए इसमें, नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स का मतलब हो गया सर साझेदारों की संख्या। पहले आप सब बताएंगे, फिर अपन डिस्कशन करेंगे इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स को लेकर बहुत गफलत है आप लोगों में। कोई कहेगा सर 10 होते हैं, 20 होते हैं, 100 होते हैं, 50 होते हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स का मतलब क्या? साझेदारों की संख्या। साझेदारों की संख्या। हाँ जी, कौन बताने को तैयार है? साझेदारों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ठीक है, अनलिमिटेड होते हैं। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। और बेटा पार्टनरशिप चल रहा है, कंपनी नहीं चल रही। एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। आंसर सही है तुम्हारा, लेकिन वो कंपनी का लिए, कंपनी के लिए है। यहां कैसे बोल गई उसको? क्या हुआ? ठीक, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको दो हिस्सों में बांट लूं। ए भाग मिनिमम। सबसे पहले तो ये बताओ मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? सब सहमत है इस बात से? ठीक बात। तो मिनिमम में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दो साझेदार या दो सदस्य या दो भागीदार, जो लिखने का मन हो लिख लेना। मिनिमम तो दो है हमारे पास, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? और किसी का विचार? सोचो मैक्सिमम कितने नंबर होने चाहिए? बढ़ाया जा सकता है। और अच्छा, ये सामान्य व्यापार में 10 और बैंकिंग व्यापार में 20, ऐसा भी सुना है कुछ? वो किसके लिए फिर? तो ये सुना तो ना, हाँ भरी आप सबने। वो किसके लिए फिर? अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि 10 फॉर नॉर्मल बिजनेस एंड 20 फॉर बैंकिंग बिजनेस, टिक करके आओगे? और ऑप्शन में आ जाए 50 और 100, अब हो गए कंफ्यूज, क्या टिक करो? देखो, नंबर ऑफ पार्टनर्स का टॉपिक जो है वो हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, हालांकि है नहीं। अगर क्रम से चलो तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। मुझे एक फाइनल आंसर बता दो, कितने पार्टनर्स होने चाहिए मैक्सिमम? नो आइडिया। यहां से 50 शायद, 100, 100। पंकज जी कितने करें? 100 कर दें? 50 से ऊपर? देखो बड़ा सोच समझ के आंसर दिया है।
ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, साझेदारों की संख्या में एक बड़ा मसला है सर, क्योंकि साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की मैक्सिमम संख्या का कहीं भी उल्लेख नहीं है। एक तो ये पॉइंट याद रखना। भाई पार्टनरशिप किससे गवर्न होती है? पार्टनरशिप एक्ट से। पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की चर्चा नहीं की गई है, तो फिर क्या करें? कंपनीज एक्ट में की गई। वो बच्चे इसीलिए कंफ्यूजन में थे। कंपनीज एक्ट में की गई। और सर जब मैं मिनिमम की बात करता हूं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, दो है। लेकिन जब मैं मैक्सिमम की बात करूंगा तो ये दो हिस्सों में बंट जाएगा। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो ये दो हिस्सों में बंट जाएगा, जिसमें ए हिस्सा है कंपनीज एक्ट 1956। भाई 2013 से पहले कौन सा चलता था? 1956 ही चला करता था। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सबको भाई अच्छे से? थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूं। कंपनी अधिनियम, कौन सा अधिनियम? 1956 वाला। कंपनी अधिनियम 1956 क्या कहता है? दो बातें कहता है, ध्यान से सुनो। एक बात तो कहता है कि सामान्य व्यवसाय, सामान्य व्यवसाय, और एक कहता है बैंकिंग व्यवसाय। ठीक है। और ये कहता है कि सर बैंकिंग व्यवसाय में तो कितने होने चाहिए मैक्सिमम? 10। और सामान्य व्यवसाय में कितने होने चाहिए? 20, है ना? तो ये तो कंपनी अधिनियम 1956 कहता है। तो अगर क्वेश्चन कंपनी अधिनियम 1956 के बेसिस पे पूछ ले तो ये आंसर रहेगा। लेकिन आपको पता है इसके बाद दूसरा कंपनी अधिनियम आ गया। इसके बाद आ गया कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम कौन सा आ गया अब? 2013। कंपनी अधिनियम 2013। इसके अनुसार संख्या बताई गई है। अब ये कैसे बताई गई? कुछ लोग कह रहे हैं सर 100। तो कंपनी अधिनियम 2013 में कहा गया है कि साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? शक्ति शब्द यूज किए। फिर 2014 में कंपनी नियम आते हैं, उसकी धारा 10 आती है, वो कहती है कि 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कंपनी अधिनियम 2013 आया तो इन्होंने कहा कि 100 तक हो सकती है, कैन बी अप टू 100। फिर अगली साल 2014 में कंपनी नियम आते हैं, कंपनी रूल्स, नाम सुना? उसका रूल नंबर 10 आता है, मैं माफ कीजिए सेक्शन बोल गया, रूल नंबर 10 आता है उसका। और रूल नंबर 10 बोलता है 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या है? 50। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। सबसे पहले तो न्यूनतम यानी जो मिनिमम है वो लिख लो। तो लिखो देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 persons, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 persons। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2। ये तो यूनिवर्सल है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। मिनिमम की बात आ गई तो अब आ जाओ मैक्सिमम पे। मिनिमम के बारे में हमने बात की, तो आ जाओ मैक्सिमम पे।
और मैक्सिमम को 2 हिस्सों में बांट देना सर। आपकी जो नोटबुक है के बीच में लिख लेना इस तरीके से मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम को ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। ठीक है। हालांकि यूजुअली कंपनी अधिनियम 1956 वाला पढ़ते पढ़ाते नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी टाइप का डाउट ना रहे कि कल को तुम ये ना पूछो कि सर वो 10 और 20 सुने थे वो क्या था। फिर एक एक चीज हमें डिटेल में पढ़नी है। 2 हिस्सों में बांट लिया आपने। 2 हिस्सों में बांट कर आपने सबसे पहले लिखा कंपनीज एक्ट 1956। मैंने इसको सीए 1956 लिख दिया है कंपनीज एक्ट के शॉर्ट के लिए। आप हिंदी वाले कंपनी अधिनियम 1956 लिखेंगे और अंग्रेजी वाले कंपनीज एक्ट 1956 लिखेंगे। ठीक है। इसका भी सेक्शन कौन सा? 11। तो कंपनीज एक्ट 1956 की धारा कौन सी सर? कौन सी धारा लगाओगे? धारा 11, सेक्शन 11। अच्छा, सेक्शन 11 करके इसको फिर 2 हिस्सों में बांट लेना। इसको इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। पहला लिखना बैंकिंग, पहला लिखना बैंकिंग और दूसरा लिखना गैर बैंकिंग। अच्छा, बैंकिंग वाले बिजनेस के लिए कितने कितने बताएं? बैंकिंग के लिए 10, और गैर बैंकिंग के लिए तो एक। तो ये हिस्सा हो जाएगा हमारा। बिल्कुल क्लियर है ना? कहीं कंफ्यूजन नहीं? ठीक। अब दूसरा हिस्सा हमारा इसका आएगा, दैट इज कंपनी एक्ट 2013, यानी कंपनी अधिनियम 2013 में क्या बताया गया है उस विषय पर बात करें। ये वाला सारा क्लियर हो गया, 10 और 20 वाला। कंपनी अधिनियम 2013 की बात करते हैं। सेक्शन कौन सा लिखोगे? 464 क्लॉज 1। धारा 464 1, ये आएगी सर धारा। अच्छा, ये धारा क्या कहती है? ध्यान से सुनना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464(1) के अनुसार ऐसा बताया जा सकता है कि सदस्यों की संख्या 100 से अधिक न हो। नोट कर लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लो, हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लो। ये कह रहा है कि सर कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 464(1) में ऐसा बताया जा सकता है। देखो, लॉ की भाषा थोड़ी सी कई बार जटिल हो जाती है, तो उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी अधिनियम में लिखा हुआ है कि ऐसा बताया जा सकता है कि संख्या 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा बताया जा सकता है कि संख्या 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, ए पार्ट, ऐसा बताया जा सकता है। कैसा बताया जा सकता है? ऐसा बताया जा सकता है कि संख्या कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर? संख्या 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक बात? लिखा सबने? ठीक। अभी भी हम थोड़ा सा और दूर हैं, ये पॉइंट लिखिए।
केंद्र सरकार ने कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के तहत एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की है। इस प्रकार प्रभावी रूप से एक साझेदारी फर्म में 50 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो जो बी पॉइंट लिखना है ना आपको इसमें, ए पॉइंट तो आपने कंपनीज एक्ट 2013 464 1 का लिख लिया कि ऐसा बताया जा सकता है कि 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बी पॉइंट लिखो कि कंपनी रूल आया था सर 2014 में, और उसमें भी रूल नंबर 10 आया था, और रूल नंबर 10 कहता है कि 50 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। 50 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। चलो, तो ये सदस्यों वाला डाउट हमेशा के लिए क्लियर अब। हाँ जी, हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 में, फिर बाद में 2014 में केंद्र सरकार कुछ नियम लेकर आई थी, और इन्हीं नियमों में एक नियम नंबर 10 लाई थी सरकार, रूल नंबर 10, और इसी रूल नंबर 10 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 बताए गए हैं। ठीक है, यानी अब वो बैंकिंग नॉन बैंकिंग वाला कोई लेना देना नहीं है, वो 10 और 20 से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो 1956 के तहत थे। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हम 50 मानकर चलेंगे। अगर ऑप्शन में 50 नहीं हो तो 100 टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में 100 और 50 दोनों हो तो 50 टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में 100 और 50 दोनों ही नहीं हो तो 10 और 20 टिक करेंगे, और अगर ऑप्शन में बैंकिंग व्यवसाय गैर बैंकिंग व्यवसाय के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रखी हो तो 20 टिक करेंगे। ठीक है, जैसा प्रश्न आएगा वैसा उत्तर देना पड़ेगा। आप लोग ये मत समझो कि यहाँ आपने इस चीज को याद कर लिया तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है मैं बता दूं, इस पे 4-5 टाइप के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन वो पूछ सकता है बिना कुछ इंक्लूड किए कि अधिकतम साझेदारों की संख्या। ऑप्शन आ सकते हैं 5, 10, 15, 20। क्या टिक करोगे इसमें? यहाँ 20 टिक करोगे। अच्छा, अधिकतम साझेदारों की संख्या बैंकिंग व्यवसाय में 5, 10, 15, 20, यहाँ 10 टिक करोगे। अच्छा, अधिकतम साझेदारों की संख्या कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ऑप्शन है 20, 60, 80, 100। अच्छा, कंपनी नियम 2014 के अनुसार 20, 50, 80, 100 तो 50। क्लियर है? तो एक ही चीज को लेकर एग्जामिनर कई टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, तैयार रहना उनके। चले आगे, तो ये हमारी संख्या वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला लिखो प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी के प्रमाण। नोट डाउन द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप। प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हो गया सर साझेदारी के प्रमाण। हमें कैसे पता चले कि भाई ये पार्टनरशिप है? तो साझेदारी के लिए 2 टाइप के प्रूफ इंपॉर्टेंट होते हैं। एक प्रूफ होता है प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करना, और एक प्रूफ होता है एजेंसी का रिलेशन। आप लोग कई बार ये एजेंसी वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, सर ये एजेंट होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, उस विषय में भी बात करेंगे। यानी हम यहाँ उस टॉपिक पे बात करेंगे कि एक पार्टनरशिप के लिए क्या प्रूफ होना चाहिए, किस चीज को देखकर आप बताओगे कि ये पार्टनरशिप है। जैसे आप कैसे बता दोगे कि कोई हस्बैंड वाइफ है, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो प्रूफ है हमारे पास। अब कल हम कहीं बाहर गए, हाँ हाँ, कल कहीं बाहर गए तो कुछ खाने का ऑर्डर करना था। अब मुझे एक पर्टिकुलर डिश पसंद है, उसको कोई दूसरी डिश पसंद है, मैंने कहा कि वही मंगवा लेते हैं। उसने थोड़ा सा ये ध्यान नहीं रखा कि हम घर पे नहीं खा रहे, बाहर खा रहे। बड़ा चिल्ला के बोली 24 घंटे यही खा लिया कर, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो सर्व करने वाले कहते हैं कि मैम कोई बात नहीं, अगर सर को खाना है तो खाने दो, हम आपके लिए दूसरा व्यवस्था कर देंगे। फिर उसको एकदम से ध्यान आया, अच्छा अपन बाहर बैठे हैं। तो ये प्रूफ है कि आप एक हस्बैंड वाइफ हैं। ऐसे ही पार्टनरशिप का प्रूफ, तो पार्टनरशिप के 2 प्रूफ,
पहला है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो पहला प्रूफ लिखो, पहले इंग्लिश वाले लिख लो, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। देखो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है डिटेल करने की, केवल ये पॉइंट लिखो, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। और हिंदी वाले लिखो लाभ का विभाजन, लाभ का विभाजन। और इसमें लिखो यह साझेदारी के अस्तित्व का पहला प्रमाण है, यह साझेदारी के अस्तित्व का पहला प्रमाण है। और अंग्रेजी वाले लिखो दिस इज द फर्स्ट प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, यह साझेदारी के अस्तित्व का पहला प्रमाण है। तो कल को कोई आपसे पूछ ले कि सर साझेदारी के अस्तित्व का पहला प्रमाण कौन सा है, क्या है? लाभों का विभाजन। छोटे भाई बहन हैं घर पे, किसी के पास कॉमर्स भी होगा, किसी को नहीं दिलाए? स्मार्ट हो फिर तो तुम, है ना। चलो पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी कोई किसी दिन आके पूछ ले, दीदी दीदी पहला बताओ क्या है, क्या बताओ? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पहला प्रूफ। ये डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इन एनी पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन प्रूफ ऑफ द पार्टनरशिप। This means that if two or more people are engaged in a business and are sharing the profit from that business among themselves, then this is the first proof of the existence of a partnership. आगे लिखो, it is also considered to be the main proof of partnership. It is also considered to be the main proof of the partnership. देखो फर्स्ट प्रूफ और मेन प्रूफ में फर्क। It is also considered to be the main proof of the partnership. इसे साझेदारी का प्रमुख प्रमाण माना जाता है। इसको माना जाता है साझेदारी का प्रमुख प्रमाण, लाभों के विभाजन को। पहला पॉइंट क्लियर है सर सबका? लाभों के विभाजन को साझेदारी का प्रमुख प्रमाण माना जाता है। अच्छा, इसके बाद ये लिख लिया सबने, नोट हो गया? दूसरा लिखो एजेंसी रिलेशनशिप, एजेंसी रिलेशनशिप, एजेंसी का संबंध। साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रमाण यह होता है कि साझेदारों के बीच एक एजेंसी का संबंध है। इसको तो लिखना पूरा, सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रमाण। लाभों का विभाजन पहला प्रमाण था, ये अंतिम प्रमाण है कि साझेदारों के बीच कैसा संबंध है? एजेंसी का संबंध है। लिखो, आगे समझेंगे एजेंसी का मतलब क्या होता है। इस पॉइंट को नोट करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाइनल प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप इज दैट देयर इज एन एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रमाण यह होता है कि साझेदारों के बीच एक एजेंसी का संबंध है। नोट हो गया? चलिए आगे मूव करें। अब सर ये एजेंसी क्या बला? एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? सुनते हैं एजेंसी का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट और प्रधान होता है। इसका अर्थ यह है कि फर्म का साझेदार या प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है और फर्म का माने मालिक भी होता है और एजेंट भी होता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लो, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को एजेंट और प्रधान में? है जी, क्लियर है? यानी एक पार्टनर जो होता है ना, वो एक ही टाइम पर फर्म का मालिक भी होता है और फर्म का एजेंट भी होता है।
यानी उसने कुछ कर दिया, इसका मतलब फर्म ने कुछ किया, है ना। वो फर्म का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, क्लियर है, और फर्म का मालिक भी होता है। बस इतना सा पॉइंट लिख लो कि एक व्यक्ति एक ही समय पर फर्म का एजेंट भी होता है और फर्म का प्रधान भी होता है। डन, क्लियर है पॉइंट। ऐसा कौन है जिसको ये पॉइंट नहीं समझ में है, ईमानदारी से अभी बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे जाकर ये क्वेश्चन दिक्कत करेगा। कोई है ऐसा? क्लियर है, पीछे क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा लिखो, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ये दो हो गए ना आपके, पहला तो क्या हुआ था, और इसी में तीसरा मत लिखना सर। फर्स्ट पॉइंट क्या था, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। हाँ ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट प्रूफ के रूप में, और सेकंड पॉइंट क्या लिखा था, एजेंसी वाला रिलेशन। पॉइंट खत्म हो गया, ये वैसे थर्ड पार्ट है, क्लियर है। बेसिक पॉइंट है ये अगला। सबसे पहला बेसिक पॉइंट तो क्या था आपका, संख्या, साझेदारों की संख्या। उसके बाद हमने क्या लिया, प्रूफ। प्रूफ में हमने दो पॉइंट्स पे बात की, लाभों का बंटवारा और एजेंसी का संबंध, वो खत्म हो गया। अब तीसरा मेन पॉइंट लिखो, लाभों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का बंटवारा। समझ गए, उसका तीसरा पॉइंट नहीं है, तीसरा मेन मुख्य पॉइंट है ये, लाल कलम से लिखने वाला पॉइंट है, ठीक है, लाभों का बंटवारा। अब देखो क्या होता है, हमने क्या कहा सर कि एक साझेदारी फर्म होने के लिए एक प्रमाण है क्या, लाभों का बंटवारा। यानी अगर लाभों का बंटवारा होगा तो ही हम क्या मानेंगे कि वो पार्टनरशिप है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अभी पढ़कर आए हैं, लेकिन सर कई बार ऐसे केसेस भी हो जाते हैं जहां लाभों का बंटवारा होते हुए भी वो पार्टनर नहीं होते। तीन केसेस पे बात करें। देखो वैसे तो अगर पार्टनरशिप का प्रूफ आप देखना चाहो तो एक प्रूफ है, पहला प्रूफ है, मुख्य प्रूफ है लाभों का बंटवारा। तो जैसे ही आपके दिमाग में आया सर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब वहां पर क्या है, पार्टनरशिप है, इसका मतलब दैट पर्सन इज अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म। मान लीजिए इन तीन की एक पार्टनरशिप फर्म, मैंने कहा विनीता को लाभों का बंटवारा मिला, तो हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि विनीता इज अ पार्टनर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म। लेकिन सर इसके एक्सेप्शंस भी, कई जगह लाभों का बंटवारा ऐसे लोगों को भी मिलता है जो फर्म के साझेदार नहीं हैं। समझ में आ गया क्या पॉइंट पढ़ना है, ठीक। अब देखते हैं इस पॉइंट को, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। लाभों का बंटवारा साझेदारों के अलावा कुछ विशेष व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जिन्हें लाभों का हिस्सा दिया जा रहा है उनका साझेदार ही होना जरूरी नहीं है। यानी जिनको आप प्रॉफिट बांट रहे हो जरूरी नहीं है कि वो साझेदार हो ही। नोट कर लो इसको, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करो, हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लो। ठीक है, यानी अगर कोई महिला पुरुष आपस में झगड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो पति पत्नी ही हो, वो भाई बहन भी हो सकते। यानी लाभों का बंटवारा है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो पार्टनर ही हो, वो कोई और भी हो सकता है। कौन हो सकता है, बात करते हैं। आपको सिर्फ नाम लिखना है, डिटेलिंग नहीं करनी उन तीन लोगों की।
ठीक है, शुरू करें लिखना। कौन कौन हो सकते हैं? तो सबसे पहला लिखो विडो ऑफ अ पार्टनर, यानी एक मृत साझेदार की, कोई पार्टनर है, मर गया, उसकी विधवा है, उसको लाभ मिलेगा। क्या वो विधवा महिला पार्टनर थी क्या? क्या वो साझेदार थी क्या? लेकिन फिर भी लाभों का बंटवारा मिल रहा है उसको। तो पहला केवल नाम लिख लो, डिटेलिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं। मृत साझेदार की विधवा, भाई जैसे मेरी दादी, मेरे दादा फौज में थे, दादा को पेंशन मिला करती थी, दादा रहे नहीं, अब दादी को पेंशन मिलती है। तो क्या दादी फौज में थी क्या? तो क्या पेंशन मिलने का मतलब ये है कि वो फौज में ही होंगे? तो लाभों का बंटवारे का मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर होंगे ही होंगे, लेकिन फौज में होने का मतलब ये है कि पेंशन मिलेगी ही। क्लियर? तो पहला आपने लिख लिया मृत साझेदार की विधवा। सेकंड नाम लिखो सर, कर्मचारियों को प्रोत्साहन। कई बार हम कर्मचारियों को इंसेंटिव के रूप में भी लाभ दे देते हैं। भाई पार्टनरशिप फर्म में क्या कर्मचारी काम नहीं कर सकते क्या? तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कर्मचारियों को बोनस या इंसेंटिव के रूप में क्या लाभ बांट देते हैं। सैलरी तो देते ही देते हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा भी उनको दे दिया जाता है। लिख लिया सबने? चलें आगे। और तीसरा और फाइनल लिखो माइनर पार्टनर, अवयस्क साझेदार। हालांकि एक अवयस्क कभी साझेदार नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसको लाभों का बंटवारा होता है, हो सकता है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ परिस्थितियां हैं जहां लाभों के बंटवारे के बावजूद भी वो साझेदार नहीं होते। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखा जाएगा, शेष बातें अपन कल करेंगे। इसके 3-4 हिस्से और बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, 2-3 हिस्से, 3 या 4 हिस्से करा के मैं कल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कंप्लीट करा दूंगा। फिर परसों से अपन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड, इन सब पे आ जाएंगे और लगभग 2 से 4 दिन में आपकी पार्टनरशिप जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था वो बताओ क्या दिया था? क्या एक फर्म या कंपनी साझेदारी, फर्म का हिस्सा साझेदार बन सकती है क्या? हाँ या ना? बन सकती है। कंफर्म? कहाँ से ढूंढ कर लाए? सोर्सेस क्या है? चलो मैं इसको शाम को इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। सानिया जी, मैं आपको अभी थोड़ी देर में लिंक भिजवा दूंगा, और बाकी जो भी बालक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, अपना नाम और ग्रुप लिखकर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा।